भारत में रेड पांडा की दोनों प्रजातियों की मौजूदगी का दावा। भारतीय वैज्ञानिकों का शोध हुआ प्रकाशित। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 3 साल तक हुआ गहन परीक्षण। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग लैब की स्थापना की चर्चा तेज। अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर विकसित होगी लैब। शोधकर्ताओं को तकनीकी परिवेश मुहैया कराना है मकसद। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को लिखा पत्र। सूचना की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर जताई चिंता। डेटा प्रोटेक्शन बिल का दिया हवाला। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में इंटरनेशनल माइग्रेशन पर जारी की विस्तृत रिपोर्ट। 2020 में 281 मिलियन तक पहुंची प्रवासियों की कुल आबादी। भारत को बताया सबसे ज्यादा प्रवासी वाला देश। और बैड बैंक की स्थापना पर विचार करने को राजी हुए आरबीआई के गवर्नर। पिछले साल भारतीय बैंकिंग संघ ने दिया था बैड बैंक का सुझाव। कमर्शियल बैंक्स को डूबने से बचाता है बैड बैंक। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए, खासकर राजस्थान राज्य से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास और जरूरी सूचना हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आरएएस और आरटीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25 जनवरी से ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस कोर्स से जुड़ी कुछ खास विशेषताएं हैं। 2 वर्षों तक प्री की कक्षाएं और नोट्स की सुविधा, पढ़ाई से जुड़े प्रश्न पूछने के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम से बातचीत की सुविधा, पाठ्यक्रम के सभी खंडों के लिए अपडेटेड नोट्स की उपलब्धता, दृष्टि द्वारा प्रकाशित दृष्टि राजस्थान करंट अफेयर्स की 2 वर्षों तक फ्री होम डिलीवरी, 2 वर्षों तक आरएएस प्री की टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 20 टेस्ट शामिल हैं एकदम निःशुल्क। यह कोर्स ऑनलाइन और पेन ड्राइव दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। अगर आप चाहें तो 9311406441, एक बार फिर से नंबर को नोट कर लीजिए, 9311406441 नंबर पर कॉल करके या इसी नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया शोध ने रेड पांडा की जनसांख्यिकी और प्रजातिकरण के रहस्यों को सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध का निष्कर्ष निकाला है कि भारत हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा दोनों ही प्रजातियों का स्थानिक है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी रेड पांडा को इन 2 फाइलोजेनेटिक स्पीशीज में विभाजित करती है। दरअसल 2020 तक रेड पांडा को एक मोनोटाइपिक प्रजाति माना जाता था। मोनोटाइपिक प्रजाति उन्हें कहते हैं जिन्हें उप प्रजाति में विभाजित नहीं किया जा सकता। आमतौर पर एक मोनोटाइपिक प्रजाति के वर्गीकरण के सदस्य एक दूसरे के निकट रहते हैं और जैविक समानता के लिहाज से काफी हद तक एक जैसे होते हैं। अब जबकि वैज्ञानिकों ने रेड पांडा के भौगोलिक वितरण के संबंध में आनुवंशिकी का अध्ययन कर लिया है, तब इसकी 2 प्रजातियों की बात कही जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अध्ययन के लिए 3 साल तक पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में नमूने का गहन परीक्षण किया गया और रेड पांडा के 250 से ज्यादा मल के नमूने इकट्ठे किए गए। ये नमूने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से एकत्रित किए गए। इन नमूनों के विश्लेषण से रेड पांडा के 2 प्रमुख समूहों का पता चला। शोध के मुताबिक हिमालयन रेड पांडा का पता सियांग नदी के पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य व पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण तिब्बत के नमूनों से चला है, जबकि सियांग के पूर्व में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन की दिबांग घाटी से मिले नमूनों से चाइनीज रेड पांडा का पता चला है। आपको बता दें कि हिमालयन रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस फल्जेंस, जबकि चाइनीज रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस स्ट्यानी है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में रेड पांडा को संकटापन्न कैटेगरी में रखा गया है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में पूरी दुनिया में प्रगति देखने को मिली है, लेकिन इसके चलते होने वाली घटनाओं जैसे सूखा, बाढ़ और समुद्री जलस्तर की बढ़ोतरी से निपटने के लिए बेहतर काम किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुकूलन के लिए उपलब्ध वित्त में जहां इजाफा देखा गया है, वहीं इसमें अंतर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि यहाँ पर अनुकूलन से मतलब वास्तविक या अपेक्षित जलवायु और इसके प्रभावों के प्रति सामंजस्य बैठाने से है। रिपोर्ट ने केवल विकासशील देशों में अनुकूलन को लेकर किए गए प्रयासों की वार्षिक कीमत को
$70 बिलियन बताया है। 2030 तक इसके 140 से 300 बिलियन डॉलर पहुंचने की बात की गई है, जबकि 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट ने सुझाया है कि अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त को लागू करने के साथ साथ तत्काल इसमें इजाफा भी किया जाना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट ने प्रकृति आधारित समाधान की ओर भी इशारा किया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उपयुक्त और ठोस उपाय करने की बात कही गई है। वहीं प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, निरंतर प्रबंधन और रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना द्वारा जैव विविधता को बचाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया शोध ने रेड पांडा की जनसांख्यिकी और प्रजातिकरण के रहस्यों को सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध का निष्कर्ष निकाला है कि भारत हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा दोनों ही प्रजातियों का स्थानिक है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी रेड पांडा को इन दो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज में विभाजित करती है। दरअसल 2020 तक रेड पांडा को एक मोनोटाइपिक प्रजाति माना जाता था। मोनोटाइपिक प्रजाति उन्हें कहते हैं जिन्हें उप प्रजाति में विभाजित नहीं किया जा सकता। आमतौर पर एक मोनोटाइपिक प्रजाति के वर्गीकरण के सदस्य एक दूसरे के निकट रहते हैं और जैविक समानता के लिहाज से काफी हद तक एक जैसे होते हैं। अब जबकि वैज्ञानिकों ने रेड पांडा के भौगोलिक वितरण के संबंध में आनुवंशिकी का अध्ययन कर लिया है, तब इसकी दो प्रजातियों की बात कही जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अध्ययन के लिए 3 साल तक पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में नमूने का गहन परीक्षण किया गया और रेड पांडा के 250 से ज्यादा मल के नमूने इकट्ठे किए गए। ये नमूने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से एकत्रित किए गए। इन नमूनों के विश्लेषण से रेड पांडा के 2 प्रमुख समूहों का पता चला। शोध के मुताबिक हिमालयन रेड पांडा का पता सियांग नदी के पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य व पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण तिब्बत के नमूनों से चला है, जबकि सियांग के पूर्व में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन की दिबांग घाटी से मिले नमूनों से चाइनीज रेड पांडा का पता चला है। आपको बता दें कि हिमालयन रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस फल्जेंस, जबकि चाइनीज रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस स्ट्यानी है। IUCN रेड लिस्ट में रेड पांडा को संकटापन्न कैटेगरी में रखा गया है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में पूरी दुनिया में प्रगति देखने को मिली है, लेकिन इसके चलते होने वाली घटनाओं जैसे सूखा, बाढ़ और समुद्री जलस्तर की बढ़ोतरी से निपटने के लिए बेहतर काम किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुकूलन के लिए उपलब्ध वित्त में जहां इजाफा देखा गया है, वहीं इसमें अंतर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि यहां पर अनुकूलन से मतलब वास्तविक या अपेक्षित जलवायु और इसके प्रभावों के प्रति सामंजस्य बैठाने से है। रिपोर्ट ने केवल विकासशील देशों में अनुकूलन को लेकर किए गए प्रयासों की वार्षिक कीमत को $70 बिलियन बताया है। 2030 तक इसके 140 से 300 बिलियन डॉलर पहुंचने की बात की गई है, जबकि 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट ने सुझाया है कि अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त को लागू करने के साथ साथ तत्काल इसमें इजाफा भी किया जाना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट ने प्रकृति आधारित समाधान की ओर भी इशारा किया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उपयुक्त और ठोस उपाय करने की बात कही गई है। वहीं प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, निरंतर प्रबंधन और रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना द्वारा जैव विविधता को बचाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इंसानी गतिविधियों के चलते वनाग्नि के बढ़ते खतरे को लेकर एक अध्ययन हुआ है। अध्ययन में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन पर चिंता जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि जिस तरह उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसके अपने क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। वहीं साल 2080 तक उत्सर्जन का स्तर इतना अधिक हो सकता है कि इससे जंगलों में आग लगने का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर अमेरिका, भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर होगा। इस अध्ययन में 1920 से लेकर अब तक जलवायु पर मानव के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2005 तक ही उत्सर्जन का स्तर इतना हो गया कि उत्तर अमेरिका, भूमध्य सागर आदि क्षेत्रों में फायर वेदर का जोखिम पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 20% बढ़ गया था।
इसके पीछे जानकारों ने सबसे बड़ा कारण बायोमास का जलाया जाना और भू उपयोग के बदलते पैटर्न को बताया है। इसी वजह से 20वीं सदी के दौरान अमेज़न जंगलों और पश्चिमी उत्तर अमेरिका में इस तरह के जोखिम 30% बढ़ गए। अध्ययन में इंडस्ट्रियल एरोसोल की भूमिका पर चर्चा की गई। बताया गया है कि भले ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते ग्लोबल वार्मिंग में तेजी हुई है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरोसोल ने इसे कहीं ना कहीं कम करने में भी भूमिका निभाई है। दरअसल इंडस्ट्रियल एरोसोल की चादर सोलर रेडिएशन को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे तापमान कुछ कम हो जाता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया पर इसका उल्टा असर देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरोसोल का उत्सर्जन बढ़ सकता है। क्योंकि इसके चलते तापमान में कुछ कमी आती है, इसलिए आर्द्रता में कुछ कमी आएगी। इस वजह से यहाँ मानसून कमजोर हो सकता है। साथ ही शुष्क मौसमी परिस्थितियां बनने से आग लगने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि उद्योगों से निकलने वाली गैसों में मौजूद ठोस और तरल कणों को इंडस्ट्रियल एरोसोल कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एनजीटी ने हाल ही में कुछ निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आदेश दिया कि देश में जो भी इकाइयां इन अपशिष्टों के प्रबंधन में लगी हुई हैं, वे आगे से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति जरूर लेंगी। इसके साथ ही संबंधित एजेंसीज यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह के प्रबंधन में केवल ऑथराइज्ड यूनिट्स ही लगी हैं और उन्हें पर्यावरणीय मंजूरी भी दी गई है। आसान भाषा में समझें तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो अस्पतालों या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में निदान प्रक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में निकलते हैं। ये उत्पाद ठोस या तरल दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे सीरिंज, खाली बोतल, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मानवीय अंग इत्यादि। इन अपशिष्टों से पर्यावरण को नुकसान न हो और इनका उचित प्रबंधन और हैंडलिंग हो सके, इसके लिए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम 2011 जारी किए गए थे। वर्तमान में इन अपशिष्टों का प्रभावी प्रबंधन 2016 के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के जरिए होता है। ये नियम इस तरह के अपशिष्टों के एकत्रण यानी कलेक्शन, पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, निदान और निस्तारण का प्रावधान करते हैं। देश में क्वांटम कंप्यूटिंग लैब की स्थापना किए जाने की चर्चा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है। यह देश में अपनी तरह की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब होगी। इस लैब का विकास अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास से जुड़े शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और एकेडमिक्स के लोगों को इस लैब के जरिए एक तकनीकी परिवेश मुहैया कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक यह लैब क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं की पहचान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा रिसर्च संस्थानों से भी इनपुट्स लेगी। इसमें शोध कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों को अमेज़न द्वारा दी जाने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा के तहत कंप्यूटिंग हार्डवेयर और शोध से जुड़े प्रोग्रामिंग उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अमेज़न की इस क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा को अमेज़न ब्रैकेट कहा जाता है। मस्तिष्क की धमनियों की सूजन को ठीक करने और हृदय के छेद के इलाज के लिए देश को जल्दी ही स्वदेशी उपकरण मिलेगा। इसके लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और पुणे स्थित बायोरेड मेडिसिस के बीच समझौता हुआ है। प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण से जुड़े इस समझौते में 2 बायोमेडिकल प्रत्यारोपण उपकरणों, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अक्लूडर और इंट्राकेनियल फ्लो डायवर्टर स्टेंट पर सहमति बनी है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु के साथ मिलकर निकेल और टाइटेनियम से बने सुपर इलास्टिक मिश्र धातु का उपयोग कर दोनों उपकरण विकसित किए हैं। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूडर हृदय के छेद के बेहतर इलाज को संभव बनाता है और आसपास के ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। वहीं इंट्राक्रैनियल फ्लो डायवर्टर स्टेंट्स भारत में पहली बार निर्मित किए गए हैं। एक नए ब्रेडिंग पैटर्न के जरिए उपकरण को लचीला बनाया गया है। यहाँ पर ब्रेडिंग पैटर्न से आप ये समझ सकते हैं जैसे 3 या अधिक महीन बालों को एक पर एक करके एक दूसरे से बांधना। इस उपकरण में रेडियोधर्मी दृश्यता के लिए रेडियो ओपेक मार्कर की सुविधा भी है।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और ब्रिटिश कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम पर साझेदारी में काम करने के लिए एक टीम अनुबंध पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम पर साझेदारी के मकसद से किए गए हैं। यह समझौता भारत और यूके दोनों सरकारों के समर्थन से हुआ है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस समझौते के जरिए यूके आर्म्ड फोर्सेज के साथ स्टार स्ट्रीक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बन जाएगा। अपने ग्लोबल आउटरीच के एक हिस्से के तौर पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौते की कोशिश कर रहा है। इस समझौते से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्टार स्ट्रीक मिसाइल प्रणाली की पेशकश करने का मौका मिलेगा। इसमें कम से कम 60% सामग्री स्वदेशी होगी। साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सिस्टम को डिजाइन और विकसित भी किया जाएगा। यह समझौता यूके और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग के अवसर को भी खोलेगा। इससे दोनों देशों के उद्योगों के बीच निकट सहयोग और सह विकास की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि स्टार स्ट्रीक मिसाइल प्रणाली ब्रिटिश सेना में सेवा में है और दुनिया भर में रक्षा बलों ने इसकी खरीद की है। यह अपनी श्रेणी की सबसे तेज मिसाइल है और 3 लेजर गाइडेड डार्ट्स से लैस है। यह किसी भी हवाई लक्ष्य यहां तक कि धातु सुरक्षा कवच से लैस हेलीकॉप्टर्स को भी भेदने की क्षमता रखता है। जियो हैजार्ड मैनेजमेंट को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ एक साथ आए हैं। दोनों ने हाल ही में एक एमओयू फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। यह एमओयू सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट विषय में तकनीकी के आदान प्रदान को बढ़ाने में मदद करेगा। एमओयू के दौरान दोनों निकायों के अधिकारी इस बात पर सहमत हुए कि वे एवलांचेज और भूस्खलन जैसी घटनाओं पर होने वाली जांच को साझा करेंगे। वहीं दोनों निकाय राष्ट्रीय राजमार्गों और सुरंगों के मामले में सस्टेनेबल मिटिगेशन मेजर्स की योजना भी बनाएंगे। साथ ही इन मिटिगेशन मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी पर भी बात की गई है। इस एमओयू के बाद समेकित हिमस्खलन सुरक्षा योजना पर तेजी से काम होगा। इससे देश के उन इलाकों में सड़कों को और सुचारू किया जा सकेगा जो ज्यादातर समय हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। गौरतलब है कि पर्वतीय और बर्फीले क्षेत्रों, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन या भूस्खलन जैसी स्थितियां बनती रहती हैं। इससे इन इलाकों में सड़कों को खासा नुकसान होता है। जियो हैजार्ड्स की बात करें तो ये कुछ भूगर्भिक स्थितियां यानी जियोलॉजिक कंडीशन होती हैं। इनसे बड़े स्तर पर आपदा आ सकती है। भूकंप, हिम चट्टान का खिसकना यानी हिमस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना, चट्टानों का गिरना या खिसकना, भूस्खलन, मड फ्लो और भूचुंबकीय आंधियां आदि इन जियो हैजार्ड्स में शामिल हैं। सरल शब्दों में कहें तो कुछ ऐसे प्रकोप जिनका संबंध केवल भू हलचल से होता है, उन्हें जियो हैजार्ड्स कहते हैं। जबकि ओलावृष्टि, सूखा, चक्रवात आदि को इस श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि इन प्रकोपों का संबंध जलवायविक गतिविधियों से है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ को पत्र लिखा है। इसमें सरकार ने प्रस्तावित नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना की गोपनीयता, चयन की आजादी तथा डेटा सुरक्षा को लेकर व्हाट्सएप को अपने रुख पर फिर से विचार करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। सरकार ने संकेत किया है कि व्हाट्सएप की सेवा गोपनीयता शर्तों में कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने व्हाट्सएप को पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों के बारे में भी याद दिलाया है। मंत्रालय ने पूछा है कि जब भारतीय संसद पहले ही डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार कर रही है, तब व्हाट्सएप को ऐसे बदलाव लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। गौरतलब है कि पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को एक मौलिक अधिकार बताया था। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने आधार स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव लाने का ऐलान किया है। इस नई नीति में यूजर्स के डेटा को बिना पूछे फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई है। ये डेटा यूजर्स की निजी जानकारी के अलावा वित्तीय लेन देन से संबंधित भी हो सकते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। बड़े राज्यों में कर्नाटक लगातार दूसरे साल पहला पायदान हासिल करने में कामयाब रहा।
वहीं एक स्थान के सुधार के साथ महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे पायदान पर रहे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को क्रमशः निचले पायदान पर जगह मिली है। अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पहले, जबकि उत्तराखंड और मणिपुर को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जगह मिली है। केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी स्टेट्स की श्रेणी में दिल्ली को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की प्रभावी रूप से तुलना करने के लिए इन्हें कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन्हें 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी स्टेट्स में विभाजित किया गया है। इनोवेशन इंडेक्स 2020 के ढांचे में 36 संकेतक शामिल हैं। नीति आयोग के मुताबिक यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देगा। यह सूचकांक देश, राज्य और जिला स्तर पर नवाचार को संचालित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तृत विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण नीति निर्माताओं को स्थिति की सही जानकारी देकर बेहतर नीतियां बनाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि पहला इनोवेशन इंडेक्स अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था और हर साल इसे जारी करने की योजना है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने हाल ही में पहली पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन क्षमता से संबंधित संशोधित योजना की अधिसूचना जारी की है। इसका मकसद देश भर में इथेनॉल उत्पादन में इजाफा करना है। सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस योजना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। यह अधिसूचना चावल, गेहूं, जौ, मक्का व ज्वार, गन्ना, चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थों से पहली पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन के लिए भट्ठी लगाने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए जारी की गई है। इसके अलावा गुड़ भट्ठियों को डुअल फीड स्टॉक भट्ठियों में बदलने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। जब किसी भट्ठी में कच्चे माल के तौर पर 2 पदार्थों का उपयोग किया जाता है तब उसे डुअल फीड स्टॉक भट्ठी कहते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा नई भट्ठी लगाने या मौजूदा भट्ठी का विस्तार करने या गुड़ भट्ठी को अनाज भट्ठी में परिवर्तित करने के लिए उठाए गए कर्ज पर कुछ राहत दी गई है। इसके जरिए सरकार 1 साल की मोहलत देने के साथ साथ 5 साल के लिए ब्याज सहायता का बोझ वहन करेगी। इसका निर्धारण हर साल 6% ब्याज दर या बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के 50% में से जो भी कम होगा उसके आधार पर किया जाएगा। इससे करीब 40 करोड़ रुपए निवेश होने की उम्मीद है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान आपूर्ति वर्ष 2020-21 में 8.5% के सम्मिश्रण स्तर तक पहुंचने के लिए तेल विपणन कंपनियों को करीब 325 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग ने इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसका मकसद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की नवीनतम जानकारी मुहैया कराना है। रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में व्यापक वृद्धि देखी गई है। 2020 में अपने मूल देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 281 मिलियन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2000 के 173 मिलियन के बरक्स 108 मिलियन ज्यादा है। मौजूदा वक्त में दुनिया की आबादी का 3.6% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्ट में पाया गया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से 2/3 सिर्फ 20 देशों में रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी करने वाला सबसे बड़ा देश रहा। यह दुनिया के कुल प्रवासियों के 18% के बराबर है। वहीं 16 मिलियन प्रवासियों के साथ जर्मनी दूसरे और 13 मिलियन के साथ सऊदी अरब तीसरे स्थान पर रहा। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में 18 मिलियन भारतीय अपने देश के बाहर रहे और इस मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वाले अन्य देशों में 11 मिलियन के साथ मैक्सिको और रूसी संघ एक साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि 10 मिलियन के साथ चीन तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी संयुक्त अरब अमीरात में रहती है और इनकी संख्या 3.5 मिलियन है। वहीं अमेरिका में 2.7 मिलियन और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला लिया है। इस फल को अब गुजरात में
कमलम के नाम से जाना जाएगा। कमलम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कमल होता है। सरकार के मुताबिक इस फल का बाहरी आकार कमल जैसा होने के चलते इसे यह नाम दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फलों की खेती का जिक्र किया था। उन्होंने बाहर से आयात होने वाले इस फल की खेती के जरिए भारत को इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कच्छ के किसानों की तारीफ की थी। आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट की लोकप्रियता हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है और इसका ज्यादातर आयात दक्षिण अमेरिका से किया जाता है। फिलहाल इस फल को चीन के साथ जोड़कर इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट अनोखे रूप और स्वाद वाला एक उष्णकटिबंधीय फल है। इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर पुरानी बीमारी से लड़ने में सहायक है। PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने सक्षम नामक अभियान लॉन्च किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और PCRA के अध्यक्ष तरुण कपूर ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने की योजना है। सक्षम का मकसद उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की ओर प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहार के स्तर पर बदलाव लाना है। पूरे भारत में चलने वाला यह अभियान स्वच्छ ईंधनों को अपनाने पर फोकस करेगा। महीने भर चलने वाला यह अभियान साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाओं, सेमिनार्स, चित्रकला प्रदर्शनियों, CNG वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता आदि माध्यमों से स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के बारे में आम लोगों को बताएगा। यह अभियान 7 बुनियादी बातों के बारे में भी जागरूकता फैलाएगा, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में सहायता करने वाला बताया था। इनमें शामिल हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर देना, जीवाश्म ईंधनों का स्वच्छ उपयोग, जैव ईंधन के इस्तेमाल के लिए घरेलू स्रोतों को महत्व देना, निर्धारित समय सीमा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को अर्जित करना, इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ऊर्जा की सभी प्रणालियों में डिजिटल इनोवेशन करना। PCRA की बात करें तो यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। PCRA एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। पिछले कई सालों से PCRA विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यह ऊर्जा के स्वच्छ एवं हरित रूपों को अपनाने की जरूरतों के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने की दिशा में कार्य करता रहा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैड बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति दी है। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल भारतीय बैंकिंग संघ ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को बैड बैंक का सुझाव दिया था। तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों के डूबते कर्ज को नियंत्रित करती है और उनका प्रबंधन करती है। साथ ही अंतिम रूप से ग्राहकों से धन की वसूली भी करती है। हालांकि बैड बैंक कर्ज देने और जमा स्वीकार करने में कोई भूमिका नहीं निभाते, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने में मदद करते हैं। दरअसल बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके तहत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं यानी लायबिलिटीज को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैड बैंक की अवधारणा कुछ मायनों में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की तरह है, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। आपको बता दें कि अमेरिका स्थित मेलॉन बैंक ने 1988 में पहला बैड बैंक स्थापित किया था, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों ने इस अवधारणा को अपनाया। अमेरिका में इसके लिए तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कई अन्य देशों ने वित्तीय प्रणाली में घाटे की समस्या से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की है, जैसा कि अमेरिका में ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से जुड़ा एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून की धारा 32A को सही ठहराया है। इस कानून में यह धारा 2019 में एक अध्यादेश के जरिए जोड़ी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए सफल बोली लगाने वालों यानी बिडर्स को जरूरी बताया। कोर्ट ने माना कि इस कानून के तहत ऐसा जरूरी है कि उन बिडर्स को आकर्षित किया जाए जो कॉरपोरेट कर्जदाताओं के लिए उचित और सही मूल्य देते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे बिडर्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को समय से निपटाने में सहायक होते हैं, लिहाजा ऐसे बिडर्स को संरक्षण देने के पक्ष में फैसला दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत इन बिडर्स को प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों और सेबी जैसी दूसरी सांविधिक एजेंसियों की जांच से छूट देना सही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े मामलों में रिजोल्यूशन प्लान्स के क्रियान्वयन में देरी के कई मामले देखे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले जांच एजेंसीज की प्रोसेस में अटक जाते हैं। इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन किसी व्यक्ति या कंपनी की ऐसी वित्तीय स्थिति है जब उस पर बकाया राशि बढ़ती जाती है और वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहता। ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ही 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य असफल हो चुके व्यवसायों के लिए तीव्र रिजोल्यूशन प्लान यानी समाधान योजना तैयार करना है। इसके लिए कानून में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जिक्र भी है। हाल ही में रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया। रूस ने संधि के हो रहे उल्लंघन को इसके पीछे की वजह बताया। रूस का मानना है कि अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद हथियार नियंत्रण को लेकर जो नियम हैं, उनका उल्लंघन बढ़ गया है। गौरतलब है कि अमेरिका पिछले साल ही इस संधि से अलग हो गया है। इसके लिए अमेरिका ने रूस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। बहरहाल रूस के इस फैसले पर जानकारों का मानना है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हथियारों के होड़ के डर से रूस ने यह फैसला लिया है। ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो इस संधि पर 1992 में दस्तखत किए गए थे। हालांकि इसे 2002 में लागू किया गया। यह संधि खास तौर पर नाटो और वार्सा पैक्ट के पूर्व सदस्य देशों के बीच हुई थी। वर्तमान में संधि में यूके, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, यूक्रेन, पुर्तगाल, नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। संधि का मकसद सदस्य देशों के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर आपसी विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसके लिए यह संधि एरियल इमेजिंग के जरिए सूचना इकट्ठा करने का विकल्प देती है। इस संधि का मुख्य लक्ष्य सैन्य गतिविधियों के मामले में खुलापन सुनिश्चित करना है, ताकि इसे वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी हथियार नियंत्रण प्रणाली बनाई जा सके। संधि में शामिल सदस्य देशों को नियमों के तहत एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स ले जाने की इजाजत होती है, ताकि एरियल इमेजेस ली जा सके। बाद में इस एरियल इमेजिंग के जरिए ट्रूप मूवमेंट्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट और सैन्य अभ्यासों के जो चित्र लिए जाते हैं, उन्हें सभी सदस्य देशों से साझा भी किया जाता है। आने वाले G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन इस साल जून में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में होने वाले इस सम्मेलन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि ये तीनों ही देश G7 समिट के सदस्य देश नहीं हैं। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब श्री मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलावा आया हो। इससे पहले 2019 में फ्रांस के बियारेट्ज में हुए G7 सम्मेलन में भी भारत के प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो इस अंतर सरकारी निकाय में 7 देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। इस समूह का गठन 1975 में अमेरिका के प्रयासों से हुआ था। इसके बाद 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया संकट के मुद्दे पर रूस इस समूह से बाहर कर दिया गया। इसके बाद इस समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा। G7 की बैठक हर साल होती है, जिसमें खास तौर पर वैश्विक आर्थिक शासन और सुरक्षा पर चर्चा की जाती है। इस साल होने वाले सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद रिकवरी पर चर्चा हो सकती है। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत में 2 दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर नेपाल के विदेश मंत्री ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद को संबोधित किया। आयोग की बैठक के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेपाल की वैक्सीन जरूरतों पर चर्चा की गई, क्योंकि नेपाल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बैठक में विकास साझेदारी की समीक्षा की गई और बीरगंज तथा विराटनगर में एकीकृत चेकपोस्ट के फायदे पर भी चर्चा हुई। नेपालगंज और भैरहवा में भी चेकपोस्ट की शुरुआत करने पर बात हुई। इन चेकपोस्ट का मकसद दोनों देशों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन और व्यापार संचालन को आसान बनाना है। भारत ने अनुदान सहायता देकर नेपाल में
पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पाटन दरबार में भंडारखाल गार्डन रेस्टोरेशन नामक 2 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं का निर्माण कराने की बात कही। आपको बता दें कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना 1943 में एक थिंक टैंक के रूप में की गई थी। इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत एक गैर आधिकारिक, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन के लिए समर्पित संस्थान है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष है, जबकि विदेश मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। आइए अब जल्दी से मैप वाले सेक्शन पर डालते हैं नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है। यह पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। इसके अलावा 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा इससे लगती है। इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक तौर पर केरल को पूर्व से पश्चिम में 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं हाईलैंड, मिड प्लेन और कोस्टल एरिया। पश्चिमी घाट में और इसके आसपास का क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ी और घने सदाबहार वर्षावन है। केरल की प्रमुख नदियां इन्हीं हाईलैंड से निकलती हैं। पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली दुनिया के प्रमुख जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। अरब सागर में बहने वाली 41 नदियां और पूर्व में बहने वाली 3 नदियां केरल को जल समृद्ध बनाती हैं। सभी 41 नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इनमें पेरियार सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी प्रमुख नदियां भरतपुझा, चलाकुड़ी, पंपा और कल्लड़ा है। इसके संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो इडुक्की जिले में स्थित इराविकुलम